तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन टॉपिक का क्लास नंबर 8 है। आज के क्लास में हम लोग मुद्रास्फीति का मापन के बारे में पढ़ेंगे कि मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है। तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए जो हम लोग 3 तरह का सूचकांक का यूज़ करते हैं, जैसे कि CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक और PPI यानी कि उत्पादकता मूल्य सूचकांक। ये 3 तरह से मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। इनके बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग देखें पिछले 7 क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, इनके बारे में एक बार इंट्रोडक्शन देख ही लेते हैं, हम लोग इसका चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग जाने सबसे पहले कि मुद्रास्फीति क्या होता है। मुद्रास्फीति का हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जाने। उस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जाने कि मुद्रास्फीति जो है वो आपका जब समग्र मांग में जो है वो वृद्धि हो जाती है और समग्र आपूर्ति जो है वो कम हो जाता है, तो ऐसे में वो आपका मुद्रास्फीति बनता है। इसमें हम लोग एक कंडीशन जाने थे कि समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के आधार पर देखिए, जब समग्र मांग ज़्यादा होगा और समग्र आपूर्ति कम हो जाएगा तो हम लोग बोलते हैं इसको मुद्रास्फीति है। लेकिन जब आपका समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर हो जाएगा, यानी कि AD = AS, एग्रीगेट डिमांड = एग्रीगेट सप्लाई, तो इस वाली कंडीशन को हम लोग बेहतर कंडीशन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे मैप के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से। अब देखिए, हम लोग देखते हैं मुद्रास्फीति में 3 तरह का कंडीशन आता है। एक आपका समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर हो, और एक जगह आपका समग्र मांग ज़्यादा हो जाएगा समग्र आपूर्ति से, और कहीं जो है आपका समग्र जो है मांग कम हो जाएगा समग्र आपूर्ति से। तो इन दोनों के बारे में तो हम लोग ये इसमें पढ़ते हैं। जबकि जो है समग्र मांग कम हो जाएगा समग्र आपूर्ति से, उसको बोलते हैं आपका डिफ्लेशन यानी कि मुद्रा अपस्फीति, और समग्र मांग ज़्यादा हो जाएगा समग्र आपूर्ति से, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। इस वाले टॉपिक को और इस वाले टॉपिक को तो हम लोगों को पढ़ना होता है सिलेबस में, बट अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम लोग जो है देखे थे कि समग्र जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति में भी आपका 2 तरह का ये जो है केस बनता है। एक है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति और माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन तीनों में हम लोग अंतर देखे थे, और ये तीनों किससे जुड़े हुए इनके बारे में हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो फिर आपको मुद्रास्फीति का परिभाषा बताया गया था। अकॉर्डिंग टू कीन्स के अनुसार मुद्रास्फीति क्या है, इन सभी के बारे में बताया गया था। मुद्रास्फीति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ता है, इसके बारे में भी हम लोग परिचय वाले में ही पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़े थे कि मुद्रास्फीति से संबंधित जितने भी संकल्पनाएं हैं इनके बारे में, और ये ग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। ये ग्राफ मस्ट आपको एकदम एनीहाउ याद होना चाहिए। और इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग सबसे पहले इन्फ्लेशन, फिर हाइपर इन्फ्लेशन जिसको हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं, इसके बारे में पढ़े थे। डिसइन्फ्लेशन के बारे में पढ़े, डिफ्लेशन के बारे में पढ़े, रिफ्लेशन यानी कि प्रत्ययस्फीति के बारे में पढ़े। इसके बाद हम लोग जो देखे कि विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग कब किया जाता है, और जो है आपका संकुचनवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग कब किया जाता है, तो इन सभी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़े थे। और ये भी हम लोग देखे कि डिफ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट के द्वारा फिजिकल जो है स्टिमुलस या फिर बेल आउट पैकेज दिया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल 2020 में दिया गया था। फिर MSME सेक्टर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो आत्मनिर्भर भारत पैकेज देता है, वो क्यों देता है इसके बारे में भी हम लोग जाने थे। इसके बाद जो है हम लोग इसके बाद का कहानी हम लोग देखते हैं कि इसी में जो है हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन के बारे में भी हम लोग पढ़े। यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट नए टॉपिक की ओर गए, वो है आपका मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति के प्रकार हम लोग देखे 4-5 प्रकार। एक है जैसे कि आपका रेंगती हुई मुद्रास्फीति, दूसरा है क्रीपिंग यानी कि पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, दूसरा है वॉकिंग इन्फ्लेशन यानी कि चलती हुई मुद्रास्फीति, तीसरा है रनिंग यानी कि भागती हुई मुद्रास्फीति, और चौथा है गैलोपिंग यानी कि कूदती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है। इसके अलावा 5वां एक और मुद्रास्फीति होता है हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि चरम मुद्रास्फीति। इसके बाद हम लोग जो है एग्जाम्पल देखे थे जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में क्या कंडीशन हो रहा है, इसके बारे में हम लोग देखे। इसके बाद हम लोग देखे कि समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के आधार पर मुद्रास्फीति को जो है फिर से 3 भागों में विभाजित किया जाता है, इनके बारे में हम लोग पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कि जो है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसके बारे में पढ़े, और ये किससे जुड़ा हुआ है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसके बारे में जाने। ये क्यों उत्पन्न होता है ये भी हम लोग जाने, और जब ये उत्पन्न होता है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है ना। और उसके बाद जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग जितना भी कैसे उत्पन्न होता है इन सभी के बारे में इसका पूरा डिटेल से इसके बारे में जाने। उसके बाद फिर हम लोग जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कारण देखते हैं। फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एक ग्राफ आपको याद होना चाहिए, इस ग्राफ को हमेशा याद रखिएगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बाद हम लोग जाते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये क्यों उत्पन्न होता है इसके बारे में जाने हैं, और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है इसके बारे में जाने थे। और आपका इसका जो है ग्राफ, इस ग्राफ के बारे में भी हम लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि जो आपका लागत जनित मुद्रास्फीति यानी कि
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, इसका हम लोग कारण देखते हैं कि ये किस कारण से होता है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का हम लोग कारण देख लेंगे, यानी कि लागत जनित मुद्रास्फीति का कारण। फिर इसको सॉल्व करने के क्या है गवर्नमेंट के द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि आपका जो एक है आपका लागत जनित, एक है आपका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। इन दोनों को पढ़ने के बाद हम लोग जाते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति के बारे में। और संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, और भारत जैसे देशों में ये क्यों देखने को मिलता है इसके बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग जो है मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय के बारे में पढ़े हैं। और मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय भी हम लोग 3 तरह के उपाय देखते हैं। एक हम लोग पढ़े हैं मौद्रिक नीतिगत उपाय, एक है राजकोषीय नीतिगत उपाय, और तीसरा है आपका प्रशासनिक उपाय। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग पढ़े। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जाने। इसके बाद हम लोग देखें कि आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन का कंट्रोल करता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत, और वो भी 2 प्रकार से करता है। एक हम लोग देखें मात्रात्मक उपकरण और एक देखें गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण को भी 2 भागों में बांटा गया था, एक है आपका अल्पकालिक मात्रात्मक उपकरण और दूसरा है दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण। और जो आपका अल्पकालिक मात्रात्मक उपकरण है इसमें हम लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, इन सभी को शामिल करते हैं। जबकि दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण में हम लोग CRR, SLR और OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको हम लोग शामिल करते हैं। मात्रात्मक उपकरण के अलावा गुणात्मक उपकरण आता है जिसमें हम लोग शाख नियंत्रण को शामिल करते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़े थे। ठीक है ना। और मात्रात्मक अल्पकालिक मात्रात्मक उपकरण पूरा आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े कि आरबीआई के द्वारा उठाए जा रहे गुणात्मक उपकरण, इसके अंतर्गत हम लोग जो है वो क्रेडिट रैशनिंग का बारे में पढ़े। फिर सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन के बारे में पढ़े। और एक और पॉइंट है आपका 3rd नंबर, वो है आपका उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण, इसके बारे में पढ़े। और प्रत्यक्ष कार्रवाई उपाय, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े। यहाँ तक हम लोगों का जो है गुणात्मक उपाय वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े मुद्रास्फीति के नियंत्रण में राजकोषीय नीति की भूमिका। और ये राजकोषीय नीति की भूमिका क्या है इसके बारे में भी हम लोग पढ़े। पहले हम लोग पढ़े मुद्रास्फीति के नियंत्रण में मौद्रिक जो है वो मौद्रिक नीति की भूमिका। अब हम लोग पढ़ते हैं मुद्रास्फीति के नियंत्रण में राजकोषीय नीति की भूमिका। इसके बारे में भी हम लोग जाने कि जो आपका राजकोषीय नीति होता है इसमें 3 घटक होता है, लेकिन हम लोग 2 घटक को मेन मानते हैं। एक आपका राजस्व आय और एक आपका व्यय है, यानी कि राजस्व निधि बोली या फिर नीति बोली, बात एक ही है। तो राजकोषीय नीति के अंदर हम लोग 2 तरह के देखते हैं कि एक आपका राजस्व नीति और एक है आपका व्यय नीति। इन दोनों नीतियों के द्वारा जो है वो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुश इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो हम लोग जाने। इसी में हम लोग विस्तारवादी राजकोषीय नीति का यूज कब करता है, संकुचनवादी राजकोषीय नीति का यूज कब करता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े। और ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है तुरंत। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मुद्रास्फीति के नियंत्रण में जो है वो प्रशासनिक उपाय, यानी कि सरकार के द्वारा क्या उपाय किया जाता है। और इसके में हम लोग जो है 8-10 पॉइंट के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पिछले क्लासेस में 7 क्लासेस में क्या क्या पढ़े हैं इनके बारे में आपको बतलाया गया है। तो आज ये मेरा 8वां नंबर क्लास है, और इस क्लास में हम लोग मुद्रास्फीति के जो है वो मापन के बारे में पढ़ेंगे कि मुद्रास्फीति का जो मापन है वो कैसे किया जाता है। ठीक है ना। तो मुद्रास्फीति के मापन के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको जो है ये याद रखना पड़ेगा कि पहला तो है आपका इनपुट, दूसरा है उत्पादक, तीसरा है आपका थोक विक्रेता, और चौथा है खुदरा विक्रेता, और 5वां क्या है उपभोक्ता। तो कोई सामान बनता है तो बनने से लेकर जो वो सामान जब यूज में आता है किसी व्यक्तियों के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा, तो बनने से लेके उपभोक्ता के बीच में वो 3-4 कड़ी में जुड़ा हुआ रहता है, एक चेन में ही वो बंधा रहता है। तो सबसे पहले इनपुट यानी कि सामान उसको उत्पादित करने के लिए आपका रॉ मटेरियल लगता है, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट। उसके बाद उत्पादक के द्वारा जो उसको तैयार किया जाता है, उत्पादक जब उसको तैयार कर लेता है तब वो थोक विक्रेता के पास जाता है। थोक विक्रेता के बाद वो जाता है खुदरा विक्रेता के पास, खुदरा विक्रेता से फिर वो आपके पास आता है। अगर हम लोग को एग्जाम्पल के लिए माने तो हम लोग देखेंगे कि वो भैया आपके पास एक किताब है, मान के मतलब कि झारखंड सार संग्रह बुक ही है आपके पास किताब। तो सबसे पहले इस किताब को लिखा गया होगा सभी मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, प्रोफेसर लोगों के द्वारा बैठकर, बहुत सारे टीचर आपस में बैठ के इस किताब को लिखते होंगे। तो इसको बैठ कर लिखे होंगे, यानी कि वहाँ पे आपका इनपुट लगा। उसके बाद इसको मतलब कि बुक शॉप में भेजा गया, मतलब सॉरी जहाँ पे इसको प्रिंटिंग वगैरह होता है प्रिंटिंग प्रेस में भेजा गया, वहाँ पे इसको प्रिंटिंग किया गया, इसको किताब का फॉर्म दिया गया, यानी कि उत्पादक वहाँ पे हो गया, उसको उत्पादन किया उत्पादक के द्वारा। उसके बाद वहाँ से वो जाता है आपका बड़े बड़े दुकानों में, बुक शॉप में जाता है, फिर बुक शॉप से है छोटे छोटे दुकानों में जाता है, छोटे छोटे दुकानों से फिर आप उसको ख़रीद कर लाते हैं, फिर आप फाइनली उस घर में आकर उसको पढ़ते हैं।
तो पहले इनपुट हुआ, फिर उत्पादक के पास, उत्पादक जो है उत्पादक के द्वारा उसका उत्पादन किया गया, फिर वो थोक विक्रेता, फिर आपका खुदरा विक्रेता, फिर आपका उपभोक्ता के पास पहुंचता है। यानी कि होलसेलर, रिटेलर, प्रोड्यूसर, इन सभी से वो प्रोसेस से गुजर कर ही वो सामान आपके पास आता है। ठीक है ना। तो हम लोग जो है इसी के आधार पे हम लोग मुद्रास्फीति का मापन करते हैं। अब देखिए यहाँ इनपुट हो गया है। अब अगर इनपुट और उत्पादक के बीच में अगर मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं, इस जगह इन्फ्लेशन का जो मापन वो इनपुट पीपीआई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट पीपीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। पीपीआई कहने का अर्थ क्या है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो पीपीआई जब भी बोलेंगे तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो इनपुट और उत्पादक के बीच में जो मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट पीपीआई। ठीक है। अब देखिए उत्पादक और थोक विक्रेता के बीच में, ये है आपका उत्पादक और ये है आपका थोक विक्रेता। तो उत्पादक और थोक विक्रेता के बीच में जो है मुद्रास्फीति का मापन जो किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट पीपीआई। आउटपुट पीपीआई, पीपीआई कहने का अर्थ क्या है? तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो इनपुट और उत्पादक के बीच में इस जगह पे इन्फ्लेशन का मापन इनपुट पीपीआई के द्वारा होगा, जबकि उत्पादक और थोक विक्रेता के बीच में यहाँ पे इन्फ्लेशन का मापन आउटपुट पीपीआई के द्वारा होगा। और पीपीआई कहने का अर्थ है आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। अब देखिए थोक विक्रेता से गया खुदरा विक्रेता के पास। तो थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता के बीच में जो मुद्रास्फीति का मापन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो मुद्रास्फीति का मापन होगा वो WPI के द्वारा होगा, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। तो थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता के बीच में जो मुद्रास्फीति का मापन होता है वो आपका WPI के द्वारा होता है। वहीं खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता के बीच में जो मुद्रास्फीति का मापन होता है उसको हम बोलते हैं CPI, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो कंज्यूम करेगा कंज्यूमर वो कितना में खरीदा, तो अगर वहाँ पे मापे तो उसको बोलेंगे CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके अलावा थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता कितना में खरीदा, तो उसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। और CPI को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं, जबकि PPI को हम लोग उत्पादकता मूल्य सूचकांक कहते हैं। तो ये PPI, तो हम लोग जानते हैं मुद्रास्फीति 3 तरह से मापन किया जाता है। एक है आपका PPI जो है वो 2 तरह से मापते हैं हम लोग। एक है आपका इनपुट PPI और एक है आपका आउटपुट PPI। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता के बीच में हम लोग मापते हैं WPI, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। और खुदरा विक्रेता और आपका उपभोक्ता के बीच में मापते हैं, उसको बोलते हैं CPI, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब हमको नहीं लगता कि आप इसमें कन्फ्यूजन होइएगा। अब देखिए इसे वैल्यू चेन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। ये जो पूरा सीरीज हम बताए हैं ना, इस पूरे सीरीज को जो है वो वैल्यू चेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैल्यू चेन। और इसको वैल्यू चेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर एक जगह पे जो है वो प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। पहला है आपका इनपुट, दूसरा है उत्पादक, तीसरा है थोक विक्रेता, चौथा है खुदरा विक्रेता, पाँचवा है उपभोक्ता। तो इनपुट और उत्पादक के बीच में इन्फ्लेशन का मापन इनपुट PPI के द्वारा, उत्पादक और थोक विक्रेता के बीच में आउटपुट PPI के द्वारा, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता के बीच में WPI के द्वारा, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता के बीच में CPI के द्वारा इन्फ्लेशन का मापन होता है। और इसको हम लोग वैल्यू चेन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे जो है वो प्राइस बढ़ रहा है। बस यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे देखिए मतलब मूल्य सूचकांक का निर्धारण, यानी कि प्राइस इंडेक्स जो है इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो प्राइस इंडेक्स का जो निर्धारण है वो किसी वस्तु का चालू मूल्य, यानी कोई वस्तु है गुड्स है, इसका चालू मूल्य यानी कि करेंट प्राइस, नीचे डिवाइड करते हैं उसको किसी वस्तु का आधार वर्ष का मूल्य, यानी जो गुड्स था उसका बेस प्राइस ईयर कितना है वो हम लोग करते हैं, नीचे लिखते हैं, और ऊपर में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लगता है आपको नहीं समझ में आया होगा। तो इसको कैसे समझिएगा वो देखिए। हम लोग जानते हैं कि मुद्रास्फीति का मापन 3 तरह से किया जाता है। एक आपका PPI यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पादकता मूल्य सूचकांक। ये 2 तरह का होता है, एक आपका इनपुट PPI और एक होता है आपका आउटपुट PPI। पहला पॉइंट। दूसरा चीज़ देखिए हम लोग मुद्रास्फीति का जो मापन दूसरा है आपका WPI के द्वारा, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, और तीसरा है आपका CPI यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा इसका मापन किया जाता है। यहाँ तक समझिए, आपको समझ में आना चाहिए।
इसको हम लोग जो है वो वैल्यू चेन भी कहते हैं, क्योंकि हर जगह पे जो है प्राइस वो बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू चेन कहते हैं। ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए हम लोग ये भी देखते हैं ना कि डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट, फॉरवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन, ये भी इसको हम लोग कहते हैं। समझिए कि फॉरवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन, ये एक सप्लाई चेन है वो जो कि फॉरवर्ड लिंकेज है, मतलब कि आगे पीछे पूरा जुड़ा हुआ है ये, ठीक है ना। आगे देखिए अभी बताया गया कि किसी जो मूल्य है, मूल्य सूचकांक का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो किसी वस्तु का चालू मूल्य बटे में किसी वस्तु का आधार वर्ष का मूल्य, और उसको डिवाइड मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कहने का अर्थ क्या है, सपोज एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक पेन का प्राइस है, और एक पेन का प्राइस 2011-12 में एक पेन जो है वो 5 रुपये में आता था। 2011-12 में एक पेन का जो मूल्य था, प्राइस था, वो 5 रुपये था। 2012-13 में उसी पेन का जो प्राइस है वो 10 रुपया हो गया, और 2013-14 में उसी प्राइस का जो है, उसी पेन का जो प्राइस है वो 15 रुपया हो गया। कहने का अर्थ है 11-12 में 5 रुपया, 12-13 में 10 रुपया, और 13-14 में 15 रुपया हो गया। ये एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए हम लोग जान गए 11-12 में 5 रुपये था, 12-13 जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे 10 रुपया था पेन का दाम, और 13-14 में उसका 15 रुपये दाम हो गया। ये आपको समझ में आ गया। आगे देखिए अगर हम लोगों को इसमें से अगर कोई डेट याद रखना है, ऐसे मत, ये कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको ना कहीं लिख ही देते हैं तब आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे ये लिखना आसान होगा क्योंकि ये पेज खाली है। इसको आप इस तरह से समझिए, 2011 और 12 में एक पेन का जो प्राइस था वो आपका 5 रुपये था। 2012 और 13 में पेन का प्राइस 10 रुपये हो गया। 2013 और 14 में पेन का प्राइस जो है वो 15 रुपये हो गया, ठीक है ना। ये हो गया। अब हमको निकालना है कि 2012-13 का ज्ञात करना है, यानी इसका ज्ञात करना है 2012-13 का। 2012-13 का ज्ञात करना है कि 2012-13 में जो है पेन का प्राइस कितना % बढ़ गया है, अगर हमको इसको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि 2011-12 में आपका पेन का प्राइस 5 रुपया था, जबकि 2012-13 में 10 हो गया, 2013-14 में 15 हो गया। तो अभी बताया गया है कि अभी आपको मूल्य सूचकांक का निर्धारण करना है। तो ऊपर में लिखेंगे किसी वस्तु का चालू मूल्य, फिर नीचे लिखेंगे किसी वस्तु का आधार वर्ष का मूल्य, और इसको डिवाइड कर मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये जो वस्तु है, इस वस्तु का जो पेन का कीमत जब हम लोग देखें ऊपर में चालू मूल्य में कितना है 15 है, और आधार वर्ष में कितना है 5 था। तो चालू मूल्य का प्राइस ऊपर लिखते हैं, यानी कि 15 रुपये लिख दिए। नहीं सॉरी करेंट प्राइस है ना, तो 2000 हम लोगों को निकालना है कितना का, 2011-12 का, ठीक है ना। सॉरी 2011-12 नहीं, हम लोगों को निकालना है 2012-13 का। किसका, तो 2012-13 का निकालना है। 2012-13 का निकालना है तो करेंट प्राइस 10 रुपया हो जाएगा ना, बेस प्राइस आपका 5 रुपया हो जाएगा, और 2013-14 का है 15 रुपया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, तो हम लोग लिखेंगे पहले करेंट प्राइस, किसी वस्तु का चालू मूल्य, तो ऊपर में लिख देंगे करेंट प्राइस। नीचे में है किसी वस्तु का बेस प्राइस का मूल्य, यानी कि 5 रुपये 2011-12 में था, तो 5 रुपये लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, तो 100 से। अब ये 5 से इसको काटेंगे 220 बार में कट जाएगा, और इधर 10 और इधर 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200% आएगा। तो ये जो 200% है हम लोग मानेंगे कि 2011-12 में पेन का प्राइस 5 रुपये था, जबकि 2012-13 में पेन का प्राइस 10 रुपया हो गया। तो सवाल उठता है कि कितना % जो है मुद्रास्फीति बढ़ा, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा। तो ये हम लोग निकाले कि ऊपर में चालू मूल्य का प्राइस दिए, नीचे में हम लोग जो है वो बेस ईयर का प्राइस लिखे उस वस्तु का, उस गुड्स का, और उसको मल्टीप्लाई कर दिए 100 से। तो आपका निकल के आया डाटा 200 डाटा 200%। तो इस तरह से जो आपका निकल के आएगा कि ये कितना है, तो आपका 200% जो है मुद्रास्फीति बढ़ा। अगर उसी तरह हम लोग 2013-14 निकालेंगे, तो 2013-14 में हम लोग करेंट प्राइस यहाँ पे 15 कर देंगे, जबकि जो है वो आधार वर्ष का प्राइस जो है वो 5 ही रहेगा। फिर यहाँ पे ऐसे कर देंगे, फिर 5 से इसको 20 बार में काटेंगे, फिर 20 को हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो डाटा आएगा उतना % जो है मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा। सिंपल, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। तो आई होप अब यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या बोले, आपको समझ में आया ये पॉइंट। तो मूल्य सूचकांक का निर्धारण कैसे किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा अब, मूल्य सूचकांक का निर्धारण। इसके अलावा देखिए एक पॉइंट और भी इसमें बताया जाता है
कि भारत में मुद्रास्फीति दर का मापन हम लोग 3 तरह से करते हैं, यानी कि भारत में मुद्रास्फीति दर का मापन 3 मूल्य सूचकांकों के आधार पर किया जाता है, जो कि निम्नलिखित है। पहला CPI, WPI और तीसरा है आपका PPI, यानी कि उत्पादकता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। ये तीनों हम लोग जान गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिखाया गया है कि सप्लाई चेन का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी पढ़ना है, सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट। अब देखिए सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, यहीं पे नीचे में देख लेंगे सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट, ठीक ना। ये देख लीजिए, ये है, समझ लीजिए कि आपका ये क्या है, ये है आपका एक फर्म और ये है आपका मार्केट कंज्यूमर। ये क्या है, फर्म है और ये क्या है, मार्केट कंज्यूमर है, ठीक है ना। मार्केट है, समझिए, जहाँ से कंज्यूमर लोग सामान खरीदता है। अब देखते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है, इसका और इसके बीच का जो सप्लाई चेन है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ से यहाँ तक का सप्लाई चेन तो कुछ ना कुछ होगा ही ना। फर्म उत्पादन कर रहा है, बीच में एक आपका आ जाएगा फूड प्रोसेसिंग, जो कि आपका इंडस्ट्री है। यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। तो देखिए बताया जा रहा है कि फर्म जो है वो आपका इनपुट मटेरियल देगा, किसको, तो फर्म को इनपुट क्या देगा, तो आपका रॉ मटेरियल देगा, जो है आपका इनपुट रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल देगा कौन, फर्म। किसको देगा, तो इंडस्ट्री को देगा। अब ये इंडस्ट्री जो है उसको फूड को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट जो है वो देगा किसको, तो मार्केट को। तो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। पहला ये आपका फर्म है, फर्म जो है वो रॉ मटेरियल दिया, यानी कि इनपुट किसको दिया, तो इंडस्ट्री को दिया। इंडस्ट्री यहाँ पे जो है उस मतलब कि जो रॉ मटेरियल आया था उसको फूड प्रोसेस करके उसको जो है वो देता है किसको, मार्केट को। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आउटपुट फूड प्रोसेस्ड जो है वो देता है किसको, तो ये मार्केट को देता है। तो इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्री के लिए, तो ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के लिए फर्म जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बैकवर्ड लिंकेज सप्लाई हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री के लिए जो फर्म है यहाँ पे वो आपका बैकवर्ड लिंकेज सप्लाई, यानी कि पीछे इसका ये सप्लाई कर रहा है। और जबकि इंडस्ट्री अगर हम लोग देखें मार्केट में, तो इंडस्ट्री के लिए जो मार्केट है वो आपका फॉरवर्ड लिंकेज ये है, सप्लाई चेन है। इंडस्ट्री के लिए फर्म आपका बैकवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन है, जबकि इंडस्ट्री के लिए जो मार्केट है वो आपका फॉरवर्ड लिंकेज सप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये जो आपका बैकवर्ड है, बैकवर्ड, और ये आपका फॉरवर्ड है, क्योंकि ये इसको बैक से मिल रहा है ना, और ये इसको फॉरवर्ड कर रहा है आगे में, इसको हम लोग बोल देंगे फॉरवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन और इसको बोल देंगे बैकवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन। और ये जो आपका बैकवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम रिक्वायरमेंट। तो अप स्ट्रीम रिक्वायरमेंट किसको कहा जाता है, तो जो आपका बैकवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन है इसी को अप स्ट्रीम रिक्वायरमेंट कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग देखें तो जो आपका फॉरवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन है इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट। क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट, डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट। तो बैकवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन को जो है हम लोग अप स्ट्रीम रिक्वायरमेंट कहते हैं, जबकि फॉरवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन को हम लोग डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट कहते हैं। अगर हम लोग बैकवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन की बात करें, यानी कि अप स्ट्रीम रिक्वायरमेंट की बात करें, तो एग्जांपल मान लीजिए कि उत्पादन के लिए, किसी भी उत्पादन करने के लिए हम लोगों को बीज, सिंचाई, भूमि, श्रम, इन सभी का ज़रूरत होता है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो गवर्नमेंट जो है यदि इन सभी चीज़ों में सब्सिडी नहीं देगा तो इससे कृषि उत्पादक में जो है वो इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए हम लोगों को जानते हैं उत्पादन के 4 साधन हैं, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमिता है, इन सभी को हम लोग शामिल करते ही हैं। साथ ही साथ उत्पादन करने के लिए बीज, सिंचाई, भूमि, श्रम, इन सभी का आवश्यकता होता ही होता है। ये सभी आपका जो है वो आपका बैकवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन है, यानी कि अप स्ट्रीम रिक्वायरमेंट है। वहीं जब ये सब चीज़ हम लोगों को मिल जाता है, अगर सुनिए, अगर ये सब चीज़ में अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगा तो हम लोगों को तो मतलब कि बहुत आसानी हो जाएगा ना। लेकिन गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में अगर हम लोगों को ये सब्सिडी नहीं देगा, सहायता नहीं देगा, जैसे कि सिंचाई में, बीज में, भूमि में सब्सिडी नहीं देगा, तो ये फिर हम लोगों का जो है कृषि उत्पादकता में जो है वो इन्फ्लेशन होता ही होता है। आगे देखिए, बैकवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन क्या है, यानी कि अप स्ट्रीम रिक्वायरमेंट, वो आपको समझ में आ गया। अब देखिए फॉरवर्ड लिंकेज, यानी कि जिसको हम लोग डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट कहते हैं, इसमें हम लोग किसको शामिल करते हैं वो देखिए।
इसमें हम लोग देखिए, इसमें एग्जाम्पल के लिए सब्जी बन गया, सब्जी उत्पादन हो गया। अब सब्जी उत्पादन होने के बाद हम लोगों को रेफ्रिजरेटर का ज़रूरत पड़ता है, ताकि सब्जी को हम लोग कूल रख सके, ठंडा रख सके और उसको लंबे समय तक बचा कर रख सके। इसके अलावा हम लोगों को स्टोरेज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम लोगों को यातायात सुविधा का जो है वो ज़रूरत पड़ता है, रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो ये सभी जो है आपका फॉरवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट। तो हम लोग समझे 3 को पॉइंट जाने, एक आपका फर्म है, बीच में इंडस्ट्री है और थर्ड में आपका मार्केट है। मार्केट यानी कि कंज्यूमर वहाँ से उसको ले रहा है। फर्म जो है वो इनपुट रॉ मटेरियल देगा किसको, तो इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री जो है वो वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग करेगा और फूड प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट फूड जो प्रोसेस है उसको मार्केट में भेज देगा। यहाँ से फर्म और इंडस्ट्री के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन। इसी को आप स्ट्रीम रिक्वायरमेंट कहते हैं। और इसमें हम लोग देखें कि उत्पादन के लिए जो आवश्यक चीज़ है, नीड है, बीज, सिंचाई, भूमि, श्रम, इन सभी को हम लोग इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। वहीं इंडस्ट्री और मार्केट के बीच में आपका आता है फॉरवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन, जिसको हम लोग डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट कहते हैं। और यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए कि सब्जी बन गया, सब्जी उत्पादन हो गया, सब्जी के लिए ये जो है आपको रेफ्रिजरेटर का जरूरत पड़ेगा, उसको स्टोरेज की जरूरत पड़ेगा, भंडारण का, और आपको यातायात का सुविधा होना चाहिए। तो ये है आपका सप्लाई चेन। तो इस सप्लाई चेन को आपको बहुत मतलब कि कंठस्थ होना चाहिए। और ये सप्लाई चेन आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में भी इस सप्लाई चेन को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर वाला जब भी टॉपिक आप लिखिएगा तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन को, मतलब इस तरह का जो है पॉइंट को उसमें आप हाईलाइट कीजिएगा। पहला बात ये हो गया। इसके अलावा देखिए, कोई भी लिंक में अगर कमी होगा तो इससे पूरा सप्लाई चेन टूटेगा ही, सिंपल सी बात है। अगर आप फर्म में कोई कमी या इंडस्ट्री में कोई कमी या फिर मार्केट में कोई कमी होगा तो ये पूरा जो है ये व्यवस्था जो है वो आपका गड़बड़ा जाएगा। अगर कोई भी लिंक में अगर थोड़ा सा भी कमी होगा तो इससे पूरा जो है आपका सप्लाई चेन कमी हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। तो ये आपका सप्लाई चेन था। इस सप्लाई चेन को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सप्लाई चेन को भी आप हमेशा याद रखिएगा, इसमें कभी कन्फ्यूजन मत लीजिएगा कि सप्लाई चेन क्या है। बैकवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन, जिसको हम लोग अप स्ट्रीम रिक्वायरमेंट कहते हैं, ये क्या है। फॉरवर्ड लिंकेज, जिसको हम लोग डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट कहते हैं, ये क्या है। और सप्लाई चेन किनके किनके बीच में होता है, फर्म और मार्केट के बीच में होता है। बीच में आपका इंडस्ट्री आता है, यानी कि जहाँ पे फूड का प्रोसेसिंग होता है। इन सभी के बारे में जान गए। तो ये था आपका सप्लाई चेन। और इस सप्लाई चेन को हम लोग एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में भी पढ़ना होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे भी इसको पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है इसके आगे की चर्चा करते हैं, और इसके आगे में क्या क्या लिखा हुआ वो देख लीजिए हल्का सा आप। तो सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए यहाँ तक। अब देखिए इसके आगे का। अब देखते हैं इंडिया में जो मुद्रास्फीति, यानी कि भारत में जो मुद्रास्फीति है, इसका मापन कैसे किया जाता है। तो हम सभी को पता है कि भारत में जो मुद्रास्फीति का मापन है वो 3 सूचकांकों के आधार पर किया जाता है। पहला है आपका थोक मूल्य सूचकांक, जिसको हम लोग बोलते हैं WPI, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। और होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में आप देखते हैं। इसके बारे में लिखा गया है कि WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स तो थोक बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति में यूज होने वाले प्राइस में आए परिवर्तन का मापन करता है। दूसरे शब्दों में जिस प्राइस में या फिर जिस प्राइस पर थोक विक्रेता उत्पादक से वस्तुओं का क्रय करता है, उसे उस मूल्य में होने वाले परिवर्तन में कमी या फिर वृद्धि सबको मापेंगे हम लोग, उसी को थोक मूल्य सूचकांक कहा जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, थोक मूल्य सूचकांक क्या किसको कहते हैं वो देख लीजिए हम लोग। तो जो आपका WPI है, तो हम लोग जानते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक जो है इसके अंतर्गत हम लोग वस्तुओं की आपूर्ति में, यानी कि जो वस्तुओं का जो सप्लाई हो रहा है, तो थोक मूल्य सूचकांक थोक बाजार में यानी कि होलसेल मार्केट में वस्तुओं का जो आपूर्ति हो रहा है, तो अब वस्तुओं की आपूर्ति में जो मूल्य में जो परिवर्तन हो रहा है उसको ये काउंट करता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट समझिए, ये समझ में नहीं आया तो दूसरा पॉइंट ये समझिए कि जिस प्राइस पे यानी कि जिस मूल्य पे थोक विक्रेता उत्पादक से वस्तु खरीदता है, तो जिस प्राइस पे थोक विक्रेता यानी कि होलसेलर जो है वो जिस प्राइस पे थोक विक्रेता उत्पादक से वस्तु खरीदता है उसको हम लोग थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। तो जिस प्राइस पे थोक विक्रेता उत्पादक से वस्तु खरीदता है, तो उस मूल्य में होने वाला जो भी परिवर्तन होता है, चाहे वो कमी हो चाहे वो वृद्धि हो, तो उसका जो मापन है वो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है। क्या कहें कि जिस प्राइस पे
थोक विक्रेता उत्पादक से वस्तु खरीदता है और उस मूल्य में होने वाला जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का मापन जो है वो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है। बस इतना याद रखिएगा। जब इन्फ्लेशन का मापन उत्पादक के दृष्टिकोण से किया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स। सिंपल सी बात है कि जब इन्फ्लेशन का मापन उत्पादक के दृष्टि से किया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। और दूसरा चीज़ कि जिस प्राइस पे थोक विक्रेता उत्पादक से वस्तु खरीदता है और उस मूल्य में होने वाले वृद्धि या फिर कमी यानी कि परिवर्तन का जो मापन है वो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है। ये हम लोग बता दिए हैं, ठीक ना। और इसके अलावा हम लोग ये भी जाने हैं कि एक चीज़ और बताया गया कि जब मुद्रास्फीति का मापन उत्पादक के दृष्टिकोण से किया जाता है तब उसमें प्रयोग किए जाने वाले सूचकांक को थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखना। यानी कि 3 गो इसका डेफिनेशन बताए हैं। पहला डेफिनेशन याद नहीं होगा तो जो है, पहला डेफिनेशन है आपका, थोक बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति में यूज होने वाले प्राइस में आए परिवर्तन का मापन WPI के द्वारा किया जाता है। पहला एग्जाम, ये पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन ये है कि जिस प्राइस पे यानी कि जिस मूल्य पे थोक विक्रेता उत्पादक से वस्तुओं का क्रय करता यानी खरीदता है उस मूल्य में होने वाले परिवर्तन का जो मापन है वो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल मतलब दूसरा डेफिनेशन। और तीसरा डेफिनेशन हम क्या बताए, तो तीसरा डेफिनेशन ये बताए कि जब मुद्रास्फीति का मापन उत्पादक के दृष्टिकोण से किया जाता है तब उसमें प्रयोग किए जाने वाले सूचकांक को थोक मूल्य सूचकांक कहा जाता है। ये 3 गो डेफिनेशन बताए हैं। 3 गो डेफिनेशन में कोई भी डेफिनेशन आपको याद रहेगा तो आप WPI को जो है वो डिफाइन कर सकते हो। ये पहला चीज़ हो गया। इसके अलावा देखिए इसमें कुछ कुछ और भी फैक्ट दिया हुआ वो देख लीजिए कि जो आपका WPI है यहाँ पे जो मुद्रास्फीति का मापन होता है वो उत्पादक या फिर थोक विक्रेता के दृष्टिकोण से होता है। मीन्स थोक विक्रेता को कितने में मिल रहा है वो वस्तु, इसके आधार पे। WPI में हम लोग एक चीज़ भी देखते हैं कि यहाँ पे केवल वस्तुओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि यानी कि इन्फ्लेशन का मापन किया जाता है, यानी कि वस्तु के मूल्य में कितना वृद्धि हो रहा है उसको यहाँ पे मापा जाता है WPI में। आगे देखिए, WPI के अंतर्गत हम लोग केवल वस्तु को शामिल करते हैं। सेवा में जो हम लोग बोलते हैं ना कि गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन हो रहा है, तो WPI के द्वारा हम लोग केवल गुड्स को ही शामिल करते हैं, सेवा इसमें शामिल नहीं होता है। तो WPI जो है इसमें हम लोग गुड्स को शामिल करेंगे, सेवा को हम लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आपको बताया गया था कि अभी बताया कि जो WPI है यहाँ पे मुद्रास्फीति का मापन उत्पादक या फिर थोक विक्रेता के दृष्टिकोण से होता है। कहने का अर्थ है कि थोक विक्रेता को कितने में वो सामान मिल रहा है ये इसके आधार पे। WPI यहाँ पे केवल वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन यानी कि वृद्धि को ही हम लोग इन्फ्लेशन में हम लोग शामिल करते हैं। और WPI के अंतर्गत हम लोग केवल गुड्स को शामिल करते हैं, सेवा यानी कि सर्विस को शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखिए कि जो आपका WPI है, WPI के अंतर्गत हम लोग 676 वस्तुओं को इसमें हम लोग शामिल करते हैं। मीन्स इन 676 वस्तुओं के औसत मूल्य में कितना वृद्धि हुआ है यही इसी को हम लोग मापते हैं। तो WPI के अंतर्गत कितने वस्तुओं को शामिल किया गया है, तो आप बताइएगा 676 वस्तुओं को शामिल किया गया है। और इन 676 वस्तुओं में जो है औसत मूल्य में कितना वृद्धि हुआ है इसी को हम लोग मापते हैं। कहने का अर्थ है कि 676 वस्तुओं के प्राइस को जो है वो आपस में जोड़ देते हैं, फिर 676 से उसको भाग दे देते हैं। उसके बाद जो आपका औसत प्राइस निकल कर आता है उसको हम लोग औसत मूल्य कहते हैं, जिसको हम लोग सामान्य कीमत स्तर या फिर जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है वो देखिए, आपका 676 आपका बताया कि 676 वस्तुओं को WPI के अंतर्गत शामिल किया गया है। फिर बताया जो आपका 676 वस्तु है इन सभी के प्राइस को जोड़ देते हैं, यानी कि 676 ये है XYZ ऐसे करके मान लीजिए ये आपका 676 वस्तुओं का जो है प्राइस जोड़ दिए, नीचे में 676 से इसको भागा दे दिए। और इसको भागा देने के बाद जो भी आपका डाटा निकल के आ रहा है XYZ, ये जो अभी डाटा निकल के आ रहा है XYZ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं सामान्य कीमत स्तर या फिर जनरल प्राइस लेवल, इसी को कहा जाता है। बस यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए बस। इसके अलावा देखिए, जो आपका जनरल प्राइस लेवल है, जनरल प्राइस लेवल यानी कि सामान्य कीमत स्तर जो है हम लोग WPI के आधार पे इसी को मापते हैं।
ठीक है ना। इसके अलावा देखिए जो आपका WPI है इसमें 3 पॉइंट जो भी है इसका 3 तरह का डेफिनेशन आपको बता दिया गया। आगे देखिए जनरली ये बात इसमें कहा जाता है कि सामान्यतः थोक मूल्य सूचकांक में अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही साथ यद्यपि सेवाओं का थोक विक्रय संभव नहीं है, इस कारण इस सूचकांक में सेवाओं को भी शामिल नहीं किया जाता है। हम सभी को पता है कि WPI में आपका डायरेक्ट टैक्स को शामिल करते हैं, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल नहीं करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी बताए हम लोग कि WPI में जो है थोक में वस्तु बेच सकते हैं, थोक में सेवा बेच सकते हैं क्या? नहीं बेच सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसमें वस्तु को शामिल करते हैं WPI में, लेकिन इसमें हम लोग सेवा को शामिल नहीं करते हैं। तो क्या बोला गया कि सेवाओं का थोक विक्रय संभव नहीं है, इस कारण इस सूचकांक में यानी कि WPI वाला जो सूचकांक है इसमें हम लोग सेवाओं को यानी सर्विस को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखिए ये जो सूचकांक है यानी कि WPI वाला जो सूचकांक है इंडेक्स है, इसका प्रकाशन जो है वो प्रत्येक वर्ष वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा किया जाता है। तो इस इंडेक्स का जो है ये इंडेक्स हर साल पब्लिश होता है। वो आपका किस मंत्रालय के तहत? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के जो आर्थिक सलाहकार जी हैं, तो इसके आर्थिक सलाहकार के द्वारा जो है इस इंडेक्स को प्रत्येक साल इसको जारी किया जाता है। तो क्या बोला गया है कि इस सूचकांक का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सलाहकार कार्यालय के द्वारा किया जाता है और इस सूचकांक में सबसे अधिक विनिर्मित वस्तुओं यानी कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को शामिल किया जाता है। अर्थात विनिर्मित वस्तुओं के मूल्य में होने वाले वृद्धि को ही जो है हम लोग WPI में शामिल करते हैं। WPI की नई श्रृंखला हेतु 2011-12 को आधार वर्ष बनाया गया है, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या बोला गया है कि इस इंडेक्स में सर्वाधिक जो है वो विनिर्मित गुड्स यानी कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को शामिल किया गया है। और अर्थात कहा जा सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में जो होने वाला जो प्राइस है यानी कि जो वृद्धि है या फिर कमी है, होने वाले प्राइस में जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को ही WPI में हम लोग शामिल करते हैं, ये भी बोला जा सकता है। इसके अलावा देखिए WPI का जो नया श्रृंखला है, नया सीरीज है, न्यू सीरीज, इसके लिए हम लोग जो आधार वर्ष है वो हम लोग 2011-12 को बनाए हैं। तो 2011-12 का जो है आधार वर्ष हम लोग देखते हैं 2011-12 का। इसके बाद देखिए WPI कैसे निकाला जाता है, इसका निकालने का तरीका देखिए। तो ये हम लोग WPI निकालने का तरीका हम लोग देखते हैं और WPI निकालने का तरीका भी हम लोग समझते हैं यहाँ से। ये तो आपको समझ में आया था ना, सप्लाई चेन, ये तो हम लोग सप्लाई चेन समझ में आ गया होगा आपको, इसलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग जो है वो WPI कैसे निकाला जाता है, इसको निकालने का जो है हम लोग समझते हैं मेथड कि कैसे इसको WPI को निकाला जाता है। तो WPI को निकालने के लिए देखिए सपोज मान लीजिए आप कि कोई पेन का प्राइस 2010 और 11 में 10 रुपये था। पेन का प्राइस 2011 में कितना था? तो वो था आपका 10 रुपया। कितना था भाई? तो वो था आपका 10 रुपया। तो 2010-11 में पेन का प्राइस 10 रुपये था और आज यानी कि 2025 में इस पेन का प्राइस थोक बाज़ार में 20 रुपया हो गया है। आज वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो आज डेट है आपका 30 अगस्त 2025। तो 2025 में इस पेन का जो प्राइस है वो आपका थोक बाज़ार में यानी कि होलसेल प्राइस में, मतलब होलसेल मार्केट में इसका दाम हो गया है 20 रुपया। 2010-11 में इस पेन का दाम था 10 रुपया, जबकि 2025 में इस पेन का दाम जो है वो थोक बाज़ार में कितना हो गया? 20 रुपया हो गया। अब हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर बात करें बेस ईयर की, तो यहाँ बेस ईयर आपका हो जाएगा 10 रुपया। बेस ईयर यानी कि 2010-11 वाला जो प्राइस यानी कि 10 रुपया। वहीं अगर हम लोग चालू प्राइस देखें तो चालू प्राइस आपका 2025 में जो 20 रुपये चल रहा है ये हो गया। यहाँ तो समझ में आ गया। अब हमको जो है निकालना है कि 2011 से 2025 के बीच में इस पेन का जो मूल्य है उसमें कितना % जो है वृद्धि हुआ है। तो हम सभी को पता है कि जब भी हम लोग मूल्य सूचकांक का निर्धारण करते हैं तो ऊपर में हम लोग किसी वस्तु का चालू मूल्य लिखते हैं, बटे में किसी वस्तु का आधार वर्ष का मूल्य लिखते हैं यानी कि बेस ईयर प्राइस, और उसको हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो ऊपर में हम लोग क्या लिख दिए हैं? आधार वर्ष का मूल्य। तो आधार वर्ष का जो है मतलब
सॉरी ऊपर में लिखते हैं चालू मूल्य का प्राइस, तो ऊपर में लिख दिया 20, नीचे में लिखते हैं आधार वर्ष का मूल्य यानी कि 10 है ना, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 100 से। तो 10 को 100 से भाग करें तो ये आपका 10 बार में कट जाएगा, फिर 10 को जो है 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि ये आपका आ जाएगा 200%। तो कहने का अर्थ ये है कि 2010-11 में एक पेन का प्राइस जो था वो 10 रुपये था, 2025 में उसी पेन का प्राइस थोक बाज़ार में 20 रुपया हो गया है। तो अब वर्तमान समय में कितना परसेंट जो है वो मुद्रास्फीति हुआ है 2010-11 की तुलना में 2025 में, तो ये कितना निकल जाएगा आपका 200%, कि 200% जो है वो वृद्धि हुआ है। अगर हम लोग ये भी देखें कि मीन्स जो अगर इस पेन में अगर हम लोग कीमत में देखें तो 2010 से लेकर 2025 में यानी कि 15 साल में 200% बढ़ा है। तो 15 साल में 200% बढ़ा है तो हर एक साल कितना कितना बढ़ा है, तो लगभग 13.5-14% ही बढ़ा होगा ना। अगर 15 साल में एक पेन का प्राइस जो है वो 200% बढ़ा है तो एक साल में पेन का प्राइस 13.5-14% इतना ही बढ़ा होगा, ठीक है ना, या फिर 13% ऐसे ही बढ़ा होगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर 15 साल में 200% तो एक साल में कितना परसेंट बढ़ा, ये तो निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको अब दिक्कत नहीं होगा। तो WPI कैसे निकाला जाता है वो हम लोग जान चुके हैं, और WPI कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग जान गए हैं। इसके अलावा हम लोग जो है इसमें हम लोग पढ़े कि जो है आपका WPI, पहले तो हम लोग जानेंगे WPI जो है, WPI का हम लोग 3 तरह का डेफिनेशन पढ़े। 3 गो डेफिनेशन में आपको जो है एटलीस्ट कम से कम 2 डेफिनेशन तो कोई भी याद होना चाहिए, जिससे आप बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाओ। तो 3 गो डेफिनेशन में 2 डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग मुद्रास्फीति में किसको शामिल करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स को शामिल करते हैं, इनडायरेक्ट को नहीं शामिल करते, वो याद होना चाहिए। मुद्रा मतलब WPI में हम लोग गुड्स को शामिल करते हैं, सर्विस को शामिल नहीं करते, वो याद रखना चाहिए। ये इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, हर साल होता है कि बाद कि 2-2 साल में 4-4 साल में होता है, वो आपको पता होना चाहिए। इस जो इंडेक्स है इसमें हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल करते हैं, उसमें होने वाला प्राइस को शामिल करते हैं, वो याद होना चाहिए। और WPI का जो नई श्रृंखला है इसके लिए आधार वर्ष कितना है, आधार वर्ष किसको बनाया गया है, वो हम लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग को जो है WPI निकालने का जो है वो तरीका के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मुद्रास्फीति मापने का जो 3 तरीका है, पहला है WPI, वो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जो है WPI के बारे में और भी नया पॉइंट देखते हैं कि WPI जो है, WPI इसका अवगुण क्या है, यानी कि डिसएडवांटेज क्या है WPI का। तो WPI का अगर हम लोग अवगुण देखें यानी कि डिसएडवांटेज देखें तो इसका बहुत सारा है। पहला डिसएडवांटेज है कि आपका WPI के द्वारा सेवाओं में होने वाले मूल्य वृद्धि को नहीं मापा जा सकता है। तो पहला तो यही कमी है भैया कि WPI के द्वारा सेवाओं में होने वाली वृद्धि को नहीं मापा जाता है। किंतु भारत में GDP, भारत की जो GDP है, तो भारत के GDP में सेवाओं का जो लगभग योगदान है वो आपका 50% से भी अधिक है। भारत का GDP में 50% से भी अधिक जो है कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान सर्विस सेक्टर का ही है, और WPI के द्वारा सर्विस सेक्टर को मापा ही नहीं जाता है, तो ये सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा देखिए, सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन से वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन भी होता है। कहने का अर्थ है अगर सेवा में अगर परिवर्तन हो रहा है, सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं गुड्स के मूल्य में भी यानी कि वस्तुओं के मूल्य में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अर्थात सेवा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का अर्थ है कि अगर सेवा के क्षेत्र में अगर किसी भी तरह का वृद्धि होगा या फिर कमी होगा तो वो उससे आपका वो किसी वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि और कमी होती है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। एग्जाम्पल है जैसे कि कोचिंग का फीस, अगर जैसे कोचिंग क्यों है, कोचिंग में हम लोग एजुकेशन लेने के जाते हैं, तो कोचिंग का फीस बढ़ जाए तो इसमें वस्तुओं के दाम में भी वृद्धि होगा। सिंपल सी बात है, अगर कोचिंग जो है, कोचिंग का अगर फीस बढ़ा दिया जाए तो इससे क्या हो जाएगा, वस्तुओं के दाम में भी वृद्धि होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, वस्तुओं के प्राइस में भी वृद्धि होगी। ये सभी जान लीजिए। एग्जाम्पल के मान लीजिए एक चीज़ और देख लीजिए, ओवरऑल इसमें एक चीज़ और बताया जाता है कि ओवरऑल जो GDP है, तो GDP में 50% से भी अधिक का योगदान जो है आपका सर्विस सेक्टर का है, यानी कि सेवा क्षेत्र का है, और आप उसे WPI में शामिल ही नहीं कर रहे हैं, तो मीन्स कैसे पता चलेगा, असली चेहरा कहाँ से दिखेगा आपको। तो यही चीज़ है कि GDP में 50% से अधिक का जो योगदान है आपका
वो आपका सेवा क्षेत्र का ही है, और ऐसे में आप सेवा क्षेत्र में जो सेवा क्षेत्र को WPI में शामिल ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो है वो असली चेहरा नहीं दिखेगा इन्फ्लेशन का, कि मुद्रास्फीति क्यों हो रही है, इसका असली चेहरा दिखेगा क्या, तो नहीं दिखेगा। तो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में जो है वो WPI इकोनॉमी में व्याप्त इन्फ्लेशन का रियल पिक्चर नहीं रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में उत्पादित होने वाले ऑल गुड्स को WPI में ऐड किया जाता है, लेकिन आपका ऑल सर्विसेज को इसमें ऐड नहीं किया जाता है। ये हम लोग जान गए। आगे देखिए WPI, देखो एक चीज और भी याद रखिएगा कि CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में प्रत्येक व्यक्ति आता है, लेकिन WPI में प्रत्येक व्यक्ति नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं WPI से बेहतर आपका CPI है ना फिर ऐसे में। इसके अलावा एक दो पॉइंट और भी देख लीजिए कि WPI का और भी आपका दिया हुआ है कि WPI अर्थव्यवस्था में व्याप्त मुद्रास्फीति का वास्तविक पिक्चर प्रस्तुत नहीं करता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादित होने वाले सभी वस्तुओं को WPI में शामिल नहीं किया जाता है। सभी वस्तुओं को इसमें शामिल नहीं करते हैं। हम लोग जानते हैं कि WPI में टोटल जो है 676, इतना ही था ना, WPI में टोटल 676 वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सारी वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए ये आपका रियल चेहरा नहीं जो है वो दर्शाता है। आगे देखिए, हमारे यहाँ ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है। भारत का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग एक और स्टेप नहीं कर रहे हैं, जिसे PPI यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। यदि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट कर दे तो हम लोग को WPI से फ़ायदा होगा, ठीक है ना। एक चीज़ बताया गया कि भारत में हमारे यहाँ जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में उसको काउंट करने के लिए हम लोग PPI का यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर हम लोगों के लिए जो है WPI वो फ़ायदा हो जाएगा। अब देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर रहा है गवर्नमेंट को, वो देखिए। पहला बात कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ये उत्पादन तो कर रहे हैं, बट इसको शामिल हम लोग नहीं करते हैं GDP में। ये उत्पादन कर रहे हैं लेकिन इसको हम लोग शामिल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट को किसी भी तरह का लोन नहीं, मतलब गवर्नमेंट को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देते हैं। इसके अलावा ये किसी भी तरह का GST भी नहीं देते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की ये इनकम टैक्स भी नहीं देते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये उत्पादन तो कर रहे हैं बट इनको GDP में शामिल नहीं किया जा रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बताया जाता है कि जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए कि दूर दराज गाँवों में स्कूल, कोचिंग, होटल है, जो कि उत्पादन तो कर रहे हैं बट ये गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन्फ्लेशन को काउंटिंग करने में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इस कारण से जो है हम लोग WPI का बेहतर तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपका उत्पादन तो कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, होटल हो गया, जो कि आपका दूर दराज गाँवों में है, लेकिन वो गवर्नमेंट के डाटा में नहीं है, और ये गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं दे रहे, ना टैक्स दे रहे, ना इनकम टैक्स दे रहे, ना GST दे रहे हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है एक तरह का। इसके अलावा देखिए WPI में केवल उत्पादकों को शामिल किया जाता है, यानी कि जो लोग उत्पादन कर रहे हैं उसको शामिल किया जाता है। इसमें बेरोजगारों को, दिव्यांगों को एवं बच्चों को शामिल नहीं किया जाता है। तो असली चेहरा कहाँ दिखेगा आपको? तो WPI में केवल उत्पादकों को शामिल किया जाता है, इसमें बेरोजगारों को, अनएम्प्लॉयमेंटों को, दिव्यांगों को और बच्चों को शामिल किया नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि WPI में केवल उत्पादकों को ऐड किया जाता है, इसमें बेरोजगार, दिव्यांगों एवं बच्चों को शामिल नहीं किया जाता है। आगे देखिए, इंडिया में असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है, देन ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो CPI में प्रत्येक व्यक्ति इसमें आते हैं, जबकि WPI में प्रत्येक व्यक्ति नहीं आते हैं। देन कहीं ना कहीं CPI ही आपका बेस्ट है WPI के तुलना में। WPI में ओनली उत्पादक को ऐड किया जाता है, जबकि CPI में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को ऐड किया जाता है। CPI में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों शामिल होते हैं, जबकि WPI में केवल उत्पादक को ही शामिल किया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है ना। फिर ये हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो कि WPI का जो सूचकांक निकलता है, तो WPI का जो है यानी कि थोक मूल्य सूचकांक जो है उसका संरचना कैसा होता है। तो इसका संरचना देखिएगा कुछ इस तरह से होता है। एक में लिखा होता है आपका सीरियल नंबर क्या है, तो एक में है आपका सीरियल नंबर,
एक है आपका पहला क्या है तो सीरियल नंबर है, दूसरा है आपका कंपोनेंट यानी कि घटक लिखा हुआ है, तीसरा वेट लिखा हुआ है परसेंटेज में। सीरियल नंबर में पहला देखिएगा तो प्राथमिक वस्तुएं हैं जो कि आपका 22.62% है। दूसरा है आपका विनिर्मित वस्तुएं जो कि आपका 64.23% है। तीसरा है आपका ईंधन एवं ऊर्जा जो कि 13.15% है। और अगर हम देखें तो कुल वस्तुओं की संख्या देखें यानी कि टोटल गुड्स की संख्या देखें तो इस तरह से आपका आता है 676 और सबको मिलाकर बोलते हैं हम लोग 100%, 100%। तो WPI का जो सूचकांक है इसमें टोटल 676 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो थोक मूल्य सूचकांक का अगर संरचना देखें तो इसमें टोटल 676 वस्तुएं आते हैं, जिसमें इसको सीरियल वाइज इसको अरेंज किया जाता है। प्राथमिक वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं और ईंधन एवं ऊर्जा, इस तरह करके जो है वो 3 को कॉलम रहता है और इन्हीं 3 को कॉलम में 676 वस्तुएं शामिल होती है। प्राथमिक वस्तुएं का जो परसेंटेज है वेट में तो वो देखा जाए तो वो आपका 22.62 है। वहीं विनिर्मित वस्तुएं का परसेंटेज है 64.23 और ईंधन एवं ऊर्जा का परसेंटेज है 13.15। ओवरऑल सब मिलाकर 100% हो जाता है। तो ये आपका WPI सूचकांक का जो है वो संरचना हो गया। तो ये संरचना भी हम लोग देख लिए हैं। हम लोग WPI क्या है क्या नहीं है इसके बारे में जाने, WPI में किसको शामिल किया जाता है किसको शामिल नहीं किया जाता इसके बारे में जाने। WPI का जो सूचकांक है इसका हम लोग संरचना देख लिए। इसके अलावा WPI को कैसे निकाला जाता है वो हम लोग देख लिए। इसके अलावा WPI का अवगुण देख लिए, यानी कि इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो यहाँ तक हम लोग जो है वो WPI के बारे में समझ लेते हैं। तो हमको नहीं लगता कि अब आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा WPI में। तो आज हम लोग का जो है वो WPI कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से। कल की क्लास में हम लोग जो है वो CPI यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे और जो है CPI का एक नया श्रृंखला चल रहा है उसके बारे में हम लोग पहले जो है वो जान लेंगे। CPI का पुराना श्रृंखला और फिर CPI का नया श्रृंखला इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग इसको पढ़ने के बाद जो है हम लोग फिर जाएंगे CPI जो है इसका भी संरचना देख लेंगे। जैसे भी हम लोग देखें ना WPI का संरचना 676 वस्तुओं में, उसी तरह हम लोग CPI का भी संरचना देख लेंगे। फिर CPI का गुण और CPI का अवगुण दोनों के बारे में अंतर देख लेंगे। उसके बाद CPI और जो WPI है इन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेंगे। इसके बाद जो आपका एक आता है हेडलाइन इंडिकेटर, ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। और हेडलाइन इंडिकेटर के पढ़ने के बाद जो है हम लोग का ये मुद्रास्फीति वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाद में एग्जाम से पहले जब है आप केवल मुद्रास्फीति वाले टॉपिक में कुछ नया डाटा को ऐड कीजिएगा बजट से और आपका आर्थिक सर्वेक्षण वाले टॉपिक से। तो फिर जो है आपका इन्फ्लेशन वाला टॉपिक भी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। आप क्लास को बार बार रिवीजन कीजिएगा, जितना हो सके मल्टीपल टाइम्स इसको रिवीजन कीजिएगा तो ही ये चीज़ आपको दिमाग में फिर बैठेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।